डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है DIT-FFT डेसिमेशन इन टाइम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर n इक्वल टू 8 सैम्पल्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था n इक्वल टू 4 सैम्पल्स, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं n इक्वल टू 8। तो उसमें क्या वेरिएशन आएगा और किस तरह से हमें सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो DIT-FFT मेथड लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं और हमें सैम्पल भी गिवन है। तो पहला काम जो हमें करना है कि n इक्वल टू 8 जब आता है तो ऑब्वियस है कि स्मॉल n की क्या वैल्यू होती है 0 टू 7, और सिमिलरली k की वैल्यू भी क्या होती है 0 टू 7 यानी n-1। तो ये हमारा होता है स्मॉल n टाइम और k क्या होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो ये वैल्यू हमें डिफाइंड है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि सीक्वेंस डिफाइन करना है। तो जैसे हमारे पास n इक्वल टू 4 था तो उसमें क्या किया था हमने, सीक्वेंस ऐसे लिखा था 0 टू 1 और 3। दो 0 और 2 इवन नंबर थे, 1 और 3 ऑड नंबर थे। अब n इक्वल टू जब 8 आता है तो उस केस में क्या होता है, देखो 4 तो इवन नंबर होते हैं, उसमें 4 ही ऑड नंबर होते हैं। कैसे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 8 वैल्यू है हमारे पास। तो 0 2 4 और 6 ये तो 4 इवन नंबर है, और 1 3 5 और 7 ये क्या है 4 ऑड नंबर है। तो इसका मतलब 4 ही इवन होते हैं और 4 ही ऑड होते हैं। तो अब याद कैसे रखेंगे हम कि जैसे ये तो सीक्वेंस था n इक्वल टू 4 के लिए, अब मुझे इसी सीक्वेंस को n इक्वल टू 8 का बनाना है। तो क्या करना है आपको, ये जो सीक्वेंस है ये तो याद रहेगा, हर नंबर में हमें 4 ऐड कर देना है। जैसे 0 में 4 ऐड किया तो कितना आएगा 4, 2 में 4 ऐड किया तो कितना आएगा 6, 1 में 4 ऐड किया तो 5 और 3 में 4 ऐड किया तो 7। तो इस तरह से ये जो सीक्वेंस है ये तो हो गए इवन नंबर और ये हमारे क्या हो गए ऑड नंबर। तो इस सीक्वेंस को हमें फॉलो करना है जब n इक्वल टू 8 आएगा। 0 4 2 6 1 5 3 7, यानी ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये आपस में इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या होगी ट्विडल फैक्टर की। तो ट्विडल फैक्टर जो n इक्वल टू 4 में था हमारे पास, n इक्वल टू 4 में क्या था, एक फर्स्ट स्टेज थी और ये लास्ट स्टेज थी। तो हमने यहाँ लिखा था 0, यहाँ लिखा था 0 और यहाँ लिखा था 1। लेकिन n इक्वल टू 8 में हमारे पास 3 स्टेज होंगी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड देन देयर विल बी लास्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में तो हमें पावर 0 ही लिखनी है, लास्ट स्टेज में हमें काउंटिंग लिखनी है 0 1 2 और 3 तक, और सेकंड स्टेज जो होगा उसमें हमें पावर लिखनी है इवन नंबर, 0 के बाद क्या आएगा 2 आएगा। तो ये जो है ये याद रखने का तरीका है डायग्राम को, कि किस तरह से हम उसको रिमेंबर कर सकते हैं और उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो n इक्वल टू 4 में दो स्टेज होती है, पहली स्टेज में 0, लास्ट स्टेज में काउंटिंग। n इक्वल टू 8 में 3 स्टेज होती हैं, पहली स्टेज में 0, लास्ट स्टेज में काउंटिंग, और जो इन बिटवीन स्टेज होगी उसमें इवन नंबर लिखना है, 0 के बाद क्या आएगा 2 आएगा। अब मैं अगर वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ इनकी ट्विडल फैक्टर की, तो W8 की पावर 0 यानी e टू द पावर माइनस जे 2 पाई बाई 8 की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। W8 की पावर 1 e टू द पावर माइनस जे 2 पाई बाई 8 की पावर 1, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये बच जाएगा माइनस जे पाई बाई 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 4 माइनस जे साइन पाई बाई 4। कॉस पाई 4 होता है 1/√2 जिसको हम लिख सकते हैं 0.707, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 0.707। उसके बाद W8 की पावर 2 आता है तो माइनस जे 2 पाई बाई 8 की पावर 2, तो ये 4 और ये 2 से कैंसिल आउट हो तो 2, तो क्या बचा पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस जे साइन पाई बाई 2, कॉस 90 0 होता है, साइन 91 होता है, तो क्या आ जाएगा माइनस जे। और W8 की पावर 3 अगर आता है तो 2 पाई बाई 8 की पावर 3, ये कैंसिल आउट हुआ तो 3 पाई बाई 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस जे साइन 3 पाई बाई 4, कॉस 3 पाई बाई 4 जिसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, और साइन 3 पाई बाई 4 क्या होगा पाई माइनस पाई बाई 4। तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 जो होता है वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है सेकंड, साइन भी सेकंड, कॉस सेकंड में होता है नेगेटिव, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 0.707 माइनस जे 0.707। तो क्या चेंज आया हमारे पास कि W8 की पावर 1 में कॉस भी पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है, लेकिन W8 की पावर जो 3 है उसमें कॉस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव है। तो ये जो वैल्यूज़ आई है इनको हम याद भी रख सकते हैं एग्जाम में, अगर मैं इस तरह से इसको सॉल्व नहीं कर पाता हूँ तो 1.707 फिर माइनस जे और ये, तो ये चारों वैल्यू हमें ध्यान होनी चाहिए क्योंकि इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस तरह से हम ट्विडल फैक्टर को क्या कर सकते हैं डिफाइन।
अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्योंकि हमारे पास 8 सैंपल है तो ऑब्वियस है हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 8 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये हमने क्या करा है, 8 लाइंस को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, 8 लाइंस को ड्रॉ कर दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, ये हमारे पास क्या होगा, टाइम सीक्वेंस x0, उसके बाद क्या आएगा x4, x2, x6, x1, x5, x3 और x7, यानी 0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7। और ये हमारा कौन सा डोमेन है, टाइम डोमेन है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हमारा क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन, जो कि हमारा रिजल्ट होगा। और इसमें हमें सीक्वेंस सेम फॉलो करना है जैसा हम करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और x7। तो इस तरह से हमने 8 की 8 वैल्यू डिफाइन कर दी है। और क्योंकि n = 8 को हम 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं, तो इस डायग्राम को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और ये लास्ट स्टेज है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। अब सबसे पहले रिलेशन की बात आती है। तो फर्स्ट जो स्टेज है उसमें एक लाइन का रिलेशन एक लाइन के साथ, ठीक है, सिमिलरली एक लाइन का रिलेशन एक लाइन के साथ, नेक्स्ट एक लाइन का रिलेशन एक लाइन के साथ, जो कि हमने n = 4 में भी किया था। फिर एक लाइन का रिलेशन एक लाइन के साथ, फिर एक लाइन को छोड़ा एक बार -1, एक लाइन को छोड़ा एक बार -1, एक लाइन को छोड़ा एक बार -1, एक लाइन को छोड़ा एक बार -1। फिर जिस लाइन में हमने -1 लिखा है उसी लाइन में क्या लिखना है, ट्विडल फैक्टर। और फर्स्ट स्टेज में जो पावर होती है वो क्या होती है, 0, W8 की पावर 0, W8 की पावर 0, और लास्ट स्टेज में भी क्या आ जाएगा, W8 की पावर 0। तो ये हमने चारों चीज़ें स्पेसिफाई कर दी यहाँ पर। अब हमारे पास आती है सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, 2 लाइन का रिलेशन आएगा। तो 2 लाइन का रिलेशन, 2 लाइन ऊपर से नीचे, फिर 2 लाइन नीचे से ऊपर, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेज में वही ये करा और ये लाइन, 2 लाइन ऊपर से नीचे, 2 लाइन नीचे से ऊपर। उसके बाद में -1 मार्किंग करनी है। तो ये -1, 2 लाइन को छोड़ना है। पहले स्टेज में एक लाइन को छोड़ा एक बार -1, दूसरी लाइन में 2 लाइन को छोड़ा 2 बार -1, फिर से 2 लाइन को छोड़ा 2 बार -1। फिर जिस लाइन में हम -1 लिखते हैं उसी लाइन में लिखते हैं ट्विडल फैक्टर। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सेंटर स्टेज में यानी मिडिल स्टेज में हमेशा पावर क्या आएगी, इवन नंबर। तो W8 की पावर 0 और W8 की पावर 2। अब आते हैं लास्ट स्टेज में। तो लास्ट स्टेज में क्या होगा, 4 लाइन जो जाएंगी ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह से 4 लाइन चली गई और 4 लाइन ही आएंगी नीचे से ऊपर की तरफ, 1, 2, 3 और 4। ये 4 कर दिया हमने। अब इसमें कितनी लाइन को छोड़ना है, 4 लाइन को छोड़ना है, 1, 2, 3, 4 लाइन को, 4 बार -1। अब इन 2 नोड के बीच में कहीं पे भी आप लिख सकते हो -1, कोई गलत नहीं है। ठीक है, और लास्ट स्टेज में हमेशा काउंटिंग आती है। तो 4 -1 आ रहे हैं तो 4 ही क्या आएंगे, ट्विडल फैक्टर, 0, 1, 2 और 3। तो इस तरह से हमने देखो ये मार्किंग कर दी है डायग्राम के अंदर, जो कि हमें दिख रहा है कि 8 लाइन्स हैं और स्ट्रक्चर वाइज। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो वैल्यू हमें जो दे रखी है उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमारे पास वैल्यू है 0, 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3, 4, तो ये वैल्यू कहाँ पर है, 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, ये 5 पर है, ये 6 पर है और ये 7 पर है। तो अगर हम यहाँ वैल्यू लिखते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, देखो x0 है ना। तो x0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। फिर हमारे पास है x4 की वैल्यू क्या आएगी, 4। फिर हमारे पास है x2, तो x2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 3। फिर हमारे पास है x6, तो x6 की वैल्यू क्या आएगी, 2। फिर हमारे पास है x1, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2। x5 की वैल्यू आएगी 3। फिर है x3 की वैल्यू आएगी 4 और x7 की वैल्यू क्या आएगी वापस से 1। तो ये हमने क्या करा, 8 वैल्यू को डिफाइन कर दिया है, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4 और 4, 3, 2, 1 जो वैल्यू दे रखी थी। अब W8 की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1। तो चारों जगह हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ये वैल्यू क्या होती है, 1। ये वैल्यू होती है -j।
ये वैल्यू होती है 1 और ये वैल्यू क्या होती है माइनस जे। फिर से यहाँ पर 1 और माइनस जे, और यहाँ वैल्यू होती है 0.707 माइनस जे 0.707, और यहाँ वैल्यू होती है माइनस 0.707 माइनस जे 0.707, दोनों नेगेटिव होते हैं। तो इस तरह से हमने ट्विडल फैक्टर की वैल्यू भी लिख दी, सैंपल की वैल्यू भी लिख दी। अब एक एक स्टेप को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं वो ये वाला स्टेप है, जिसमें ये जो समिंग पॉइंट है ये सब किसकी तरह काम करेंगे, नोड की तरह। तो जैसे यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, देखो पहला सिग्नल क्या आ रहा है 1, दूसरा सिग्नल क्या आ रहा है, देखो 4 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ, 1 इसकी वैल्यू है ब्रांच की, तो 4 इंटू 1 तो कितना आया, 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट में क्या होगा, देखो 1 ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 1, यहाँ से क्या आ रहा है, देखो 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, क्योंकि इसकी 1 है इसकी माइनस 1 है, तो सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस का 4, तो कितना आ गया आंसर, माइनस का 3। नेक्स्ट में क्या आएगा यहाँ पर 3, यहाँ कितना आएगा, देखो 2 इंटू 1 तो 3 प्लस 2 5, यहाँ पर क्या आएगा 3, 2 इंटू 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2, तो कितना आ गया 1, तो ये 2 हो गया यहाँ पर, और ये 3 माइनस 2 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 इंटू 1 तो 3 आ जाएगा, तो 3 प्लस 1 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, यहाँ से कितना आएगा 2, 3 इंटू 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस 3 हो गया, तो आंसर क्या आ गया माइनस 1। नेक्स्ट यहाँ कितना आएगा 4 और 1 इंटू 1 तो 1 आएगा, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, यहाँ कितना आएगा 4, 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस 1 दैट इज़ 3। तो इस तरह से ये जो सीक्वेंस आया हमारे पास, ये फर्स्ट स्टेज हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब हम बात करेंगे हमारी सेकंड स्टेज की। तो सेकंड स्टेज को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से सिग्नल को कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे की तरफ और उसको आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस है हमारे पास वो कितना है 5 है, तो यहाँ से कितना आ रहा है हमारे पास 5, और सेकंड जो देखो वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमारे को, ये देगा ना बैकवर्ड, तो 5 इंटू 1 तो 5 इंटू 1 कितना होगा 5, तो और इस नोड से ये वैल्यू डाइवर्ट हो गई, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10। नेक्स्ट वैल्यू देखो यहाँ से कितना आ रहा है माइनस 3, सेकेंड वैल्यू देखो यहाँ से आएगी 1 इंटू माइनस जे। अब देखो ये जो ब्रांच है इसकी वैल्यू माइनस जे है, तो 1 इंटू माइनस जे कितना होगा माइनस जे होगा। अब एक रियल है और एक इमेजनरी है, तो इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर 5 इंटू 1 इंटू माइनस 1, क्योंकि यहाँ से जब सीक्वेंस जाएगा तो इसको 1 भी मिलेगा और माइनस 1 भी मिलेगा, तो माइनस 5 है ना। और सेकंड जो वैल्यू आ रही है देखो यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है, दैट इज़ प्लस 5, तो कितना हो गया ये 0 हो गया। नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे को मिल रही है यहाँ पर कितनी आ रही है, ऊपर से देखो माइनस 3, और यहाँ से कितना आ रहा है देखो 1 माइनस जे माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस जे हो गया। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है देखो 5, फिर सेकंड वैल्यू कहाँ से मिलेगी यहाँ से, तो 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 फिर से क्या हो गया 5 हो गया, तो कितना आ गया 10। यहाँ पर कितना आ रहा है देखो माइनस 1 आ रहा है, और नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है 3 इंटू माइनस जे, तो माइनस 3 जे। यहाँ पर कितना आ रहा है, ऊपर से कितना आ रहा है 5, और यहाँ से कितना जा रहा है देखो 5 इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो 5 माइनस 5 कितना हो गया 0। और नेक्स्ट स्टेप जब लास्ट वैल्यू है जो कितनी आएगी माइनस 1, 3 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 1 प्लस 3 जे। तो ये हमारे पास क्या हो गया सेकंड स्टेज सॉल्व हो गई। अब हमारे पास आती है लास्ट स्टेज। तो लास्ट स्टेज में क्या होगा, सिग्नल यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ कितना आ रहा है 10, तो इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में हमारे दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला जो आंसर है हमारा वो कितना हो रहा है x0, ठीक है। तो x0 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, यहाँ से कितना जा रहा है देखो 10 जा रहा है। दूसरा जो सीक्वेंस है हमारा वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। यहाँ कितना है 10 और ये 1, तो 10 इंटू 1, तो यहाँ से पहुँचेगा तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, ये 20 हो गया। ये पहला हमारा आंसर आ गया x0 का, ठीक है। सेकंड जो आंसर है वो क्या आएगा देखो माइनस 3 माइनस जे, ये कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो x1 की वैल्यू निकाल रहा है माइनस 3 माइनस जे। सेकंड जो सीक्वेंस है वो यहाँ कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। देखो ये जो सीक्वेंस है यहाँ से, तो माइनस, इसको मैं प्लस करके लिख रहा हूँ माइनस 1 माइनस 3 जे, मल्टीप्लाई में करना है 0.707 माइनस जे 0.707, यानी इनको आपस में क्या करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई, इनको दोनों को, और रियल और इमेजनरी टर्म को हमें अलग अलग लिखना है। तो रियल और इमेजनरी टर्म को जब हम अलग अलग लिख के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा उसमें रियल टर्म भी होगी और इमेजनरी टर्म भी होगी। तो वो कुछ इस तरह से आएगी आंसर -5.828 माइनस जे 2.414, यानी इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको रियल और इमेजनरी टर्म को ऐड करना है। x ऑफ 2 कितना आएगा हमारे पास
तो एक्स ऑफ 2 के लिए देखो यहाँ से कितना जा रहा है 0, और सेकंड जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो यहाँ से आ रही है, देखो यहाँ से ये कितना आ रहा है 0 इंटू माइनस जे, तो कितना आएगा वापस से 0, तो 0 प्लस 0 कितना हो गया 0 हो गया। एक्स ऑफ 3 कितना आएगा देखो -3 प्लस जे, -3 प्लस जे आ रहा है, और लास्ट वैल्यू क्या आ रही है देखो ये यहाँ से आएगी, कितना आ रहा है -1 प्लस 3j मल्टीप्लाइड बाय -0.07 माइनस जे 0.707, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और इसको जब सॉल्व करेंगे अब हम तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए -1.72 माइनस जे 4.14, ये आंसर आएगा x3 का। अब हम आएंगे x4 पर, तो x4 की वैल्यू क्या होगी देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 10 इंटू 1 इंटू -1, तो कितना हो गया माइनस का 10 हो गया, और सेकंड जो वैल्यू आ रही है वो ऊपर से आ रही है देखो यहाँ पर, यहाँ से कितनी आ रही है +10, तो 10 प्लस 10 10 माइनस 10 कितना हो गया 0 हो गया। ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू x4 की। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x5 की, तो x5 की वैल्यू क्या आएगी देखो -1, पहले तो यहाँ से ले लेते हैं सीक्वेंस, -1 -3j मल्टीप्लाइड बाय 0.707 माइनस जे 0.707, और फिर वो मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा प्लस आ जाएगा साइन, और दूसरा जो सीक्वेंस है हमारा ये वाला ये तो एज इट इज ही रहेगा, है ना, तो यहाँ पर लिख दिया। दूसरा जो सीक्वेंस आ रहा है हमारा ऊपर से आ रहा है, कितना आ रहा है -3, यहाँ से जो सीक्वेंस आ रहा है कितना आ रहा है -3 3j, तो -3 3j, तो इनको जब सॉल्व करेंगे हम तो x5 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी -0.172 प्लस जे 0.414। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जैसे 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को इससे करना है, फिर 3j को इससे करना है और 3j को इससे करना है, तो j इंटू जे जहाँ बनेगा वहाँ बन जाएगा j² दैट विल बिकम -1। तो रियल और इमेजनरी टर्म को अलग अलग ऐड करना है, रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। नेक्स्ट जो लास्ट सेकंड लास्ट 3 लास्ट वैल्यू है x6, तो x6 के लिए देखो यहाँ कितना आ रहा है 0, ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू आ रही है x6 की वो कहाँ से आ रही है इस पॉइंट से, तो यहाँ पे भी कितना है 0, तो 0 प्लस 0 0 हो गया। x7 की वैल्यू देखो क्या होगी, लास्ट वैल्यू जो है हमारे पास कितना है -1 प्लस 3j इंटू -0.707 और -j.707, और इसको मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, क्योंकि यहाँ से जब वैल्यू जाएगी है -1 प्लस 3j इंटू दिस तो माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा, और नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है इसमें वो कहाँ से आ रही है यहाँ से -3 प्लस j, तो -3 प्लस j। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा -5.828 प्लस j 2.414। तो इस तरह से जो आंसर आएंगे उनको हम अगर फाइनल फॉर्म में लिखते हैं तो x के क्या है देखो 20, -5.828 माइनस j 2.414, 0 -0.172 माइनस j 0.414, 0 -0.172 प्लस j 0.414, 0 और -5.828 प्लस j 2.414। तो इस तरह से हम DIT FFT सॉल्व कर सकते हैं जब हमें n = 8 का सीक्वेंस दिया हुआ हो। तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।